बच्चा पता है काइनेमैटिक्स को कैसे डिफाइन करता है? जैसे आज रीडे की क्लास में सारे बच्चों ने कहा सर जी इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस। तो मैंने उस पर एतराज उठा लिया, मैंने कहा कहा है कि कौन सी मोशन है जो विदाउट फोर्सेस होती है? तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या क्या है। वहीं एक बच्चे ने कहा सर जी आज का लेक्चर लेने से पहले मैंने आपके और एएस के नोट्स पढ़ कर आई हूं, तो वहां आपने लिखा था इट इज द स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन विदाउट फोर्सेस। क्यों? मैंने क्यों एतराज उठाया कि सर मोशन विदाउट फोर्सेस तो नामुमकिन फिनोमेना है, इवन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी क्यों नहीं है, ठीक है, इवन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी क्यों नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी में भी फिजिक्स A2 फिजिक्स, कांस्टेंट वेलोसिटी में भी क्या होता है, वहां पे भी हम कहते हैं जी एफ नेट इज सेट टू बी, हम ये नहीं कहते कि फोर्स इज जीरो, हम ये नहीं कहते कि फोर्सेज ही नहीं है, हम कहते हैं फोर्सेज हैं लेकिन उनका नेट रिजल्ट क्या है, उनका नेट रिजल्ट जीरो कैसे है? सर जी जितनी सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेज है उतना ही सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेज है, जितना सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज है उतना ही सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि कोई भी मोशन ऐसी हो जिसमें फोर्स का लेना देना ही नहीं है। नो, देयर इज नो मोशन एट ऑल जिसमें फोर्स का लेना देना ही ना हो और आपको उनको कंसिडर ही ना करना पड़े, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो लेना देना तो फिर भी है ना, कि नेट फोर्स की वैल्यू है लेकिन वो क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स है ही नहीं। तो बहरहाल वो एक टेक्निकल सा जुमला था जिसके लिए मैं चाहता हूं कि जो ए लेवल वाले बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जो रीटेक वाले हैं, उनका दिमाग चलना चाहिए यार, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मसला है, कहाँ कहाँ सही है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ क्या नहीं है। बहरहाल सो आप हमेशा याद रखिएगा प्लीज़ इस बात को कि काइनेमैटिक्स के लिए ओ लेवल में क्या कहा जाता है? इट्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस, तो गलत कहा जाता है। ए लेवल वाला बच्चा काइनेमैटिक्स के लिए क्या कहता है? इट्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन विदाउट फोर्सेस। हाँ, फोर्स वाली टर्म आ गई तो वो उसको क्या कहेगा? तो वो उसको डायनेमिक्स कहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ओ लेवल या एएस लेवल में चैप्टर्स को अलग अलग इस तरह से किया कि जनाब साहब जब तक फोर्सेस नहीं पढ़ा रहा, जब तक फोर्स के अलावा बाकी टर्म्स सिखा रहा हूं तो कहो काइनेमैटिक्स सिखा रहा हूं, और जिस लम्हे क्या सिखाना स्टार्ट कर दूं, जिस लम्हे कोई फोर्स वाली टर्म को समझाना स्टार्ट कर दूं तो खुद ही समझ जाना कि चैप्टर क्या हो गया है, चैप्टर जो है वो डायनामिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो आई वुड लाइक कि जहां पर भी आप मौजूद हैं, जिस भी पेज के हेडर पर आपके पास जगह है, अगर किसी पेज के हेडर पर आपके पास जगह है तो आई वुड लाइक कि वहां पर आप काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन लिखिए प्लीज। जिस भी पेज पर आप मौजूद हैं प्लीज वहां पर या किसी भी हेडर पर, बेटा इधर नहीं, पुत्र जी इधर नहीं, ये मेरे नोट्स का सीक्वेंस ऐसा नहीं, मैं बड़ी ऑड बात कर रहा हूं, मेरे A2 में काइनेमैटिक्स का लफ्ज ही नहीं है, ऑड बात है। ऑड बात किधर लिखनी है? पेज के हेडर पर, ये है, ये इधर हेडर होता है। वो नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस सारा खराब हो जाएगा ना, बाद में खुद पढ़ोगे तो कहोगे यार ये बात कहाँ से आ गई है। तो जो बात एक्स्ट्रा रैंडम आएगी या वो साइड पे जाएगी या ऊपर जाएगी। क्या लिखे थे वहाँ पे? इट इज़ द क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द व्हाट? स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू क्या? टर्म्स रिलेटेड टू मोशन विदाउट फोर्सेस। हाँ, तो आप बेशक विदाउट फोर्सेस लिख दें या विदाउट फोर्स लिख दें, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स द मोशन इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस, मैं कह रहा हूं इट्स द स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन विदाउट फोर्सेस। तो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन विदाउट फोर्सेस आप लिख सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब। बहरहाल आगे आ जाए जी, वापस आ जाए अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक असल में क्या है सर जी? हमारा टॉपिक जो है वो असल में ये क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन में हम कहाँ पे पहुँचे हैं? बेसिक टर्म्स में से कौन कौन सी टर्म पढ़ाई मैंने आपको अभी तक? आई थिंक सबसे पहली जो टर्म थी वो कौन सी थी? एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट हमारी सबसे पहली टर्म थी जी, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बोलते हैं, क्या उसका सिंबल है, हाँ जी थीटा उसका सिंबल है। क्या उसकी यूनिट्स हैं सर जी? यूनिट्स उसकी जो है वो RAD, रेडियन उसकी यूनिट है। और अगर थीटा का फार्मूला पूछा जाए कभी, तो थीटा का फार्मूला क्या है सर जी? थीटा का अपना जो फार्मूला दैट इज L/R, जिसको हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम चाहें तो L = R थीटा भी करके लिख सकते हैं। L = क्या जी? R थीटा, ठीक है जी। बहरहाल ये हमारी पहली टर्म थी जी। फिर जो दूसरी टर्म है वो हमने क्या सीखी है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो क्या है सर जी? उसका सिंबल जो है दैट इज W या ओमेगा भी कह सकते हैं। उसकी अगर यूनिट्स बताई जाए तो वो क्या होंगी सर जी? दैट इज रेडियन पर सेकेंड, RAD/(S-1), रेडियन पर सेकेंड। उसका अगर बेसिक फार्मूला देखा जाए तो उसका क्या बेसिक फार्मूला है सर? ओमेगा = थीटा ओवर टाइम, ठीक है। अगर यहां से चाहें तो थीटा को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्या बनेगा? ओमेगा इंटू टी। लेकिन खैर बहरहाल ओमेगा को सब्जेक्ट रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। फिर ओमेगा का एक और फॉर्मूला भी था, V = R ओमेगा। V = क्या? R ओमेगा। खैर ये फॉर्मूला यहाँ से भी नहीं चलता है। अगर लेंथ को टाइम से डिवाइड करें तो V, R की जगह R, थीटा को टाइम से डिवाइड करें तो ओमेगा जो है वो बन जाएगा। बहरहाल यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? फिर हमने क्या किया? आई थिंक मैंने इसके बाद भी कुछ नए फार्मूला भी एक डिस्कवर किया था। कौन से वाला? हमने इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी किया। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस किया। खैर वो एडिशनल, वो कोई ऐसा जितनी लंबी चौड़ी टर्म्स नहीं है, कुछ एडिशनल टर्म्स थी, लाइक टाइम पीरियड क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड एंड पे हमने ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया। वो क्या रिलेशनशिप था? दैट वाज ओमेगा = क्या? प्लीज बताएंगे जी। ओमेगा चूंकि थीटा ओवर टी होता है, अगर थीटा हम कितना रख दें, अगर हम थीटा रख दें सर जी 2π जितना, कितना, और टाइम कितना रखना पड़ेगा फिर? कैपिटल T जितना। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? वो फॉर्मूला था 2πf हो जाता है। तो हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला भी था ओमेगा के लिए कि ओमेगा = क्या जी? 2πf। तो ओमेगा के कितने फार्मूले हैं सर जी? ओमेगा के 3 फार्मूले हैं। एक ओमेगा का फार्मूला है थीटा ओवर टी, और एक और ओमेगा का फार्मूला क्या है? V = R ओमेगा में से निकालें जरा। ओमेगा = क्या? आई थिंक इट इज V ओवर R। तो अब ये तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप थीटा ओवर टी वाला फार्मूला लगाएंगे, या आप V ओवर R वाला फार्मूला लगाएंगे, या आप 2πf वाला फार्मूला लगाएंगे। 3 आपके पास ओमेगा के फार्मूले हैं। बस तीनों क्या करते हैं? तीनों डिफरेंट मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करें तो जो पहली डेफिनेशन है दिस वन, ओमेगा = क्या? थीटा ओवर टी, ये क्या करता है? ये ओमेगा की डेफिनेशन डिस्क्राइब करता है। क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दूसरी डेफिनेशन है, वो क्या डिस्क्राइब करता है सर? ये ओमेगा दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, उसका लीनियर स्पीड के साथ रिलेशन डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? ये तो उसकी डेफिनेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर स्पीड का रिलेशन है। और ये क्या करता है? यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है। हम जो रिसेंटली जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं वहाँ से आगे जाऊँगा। मैंने आखिरी चीज़ आपके पास ये ओमेगा = 2π और f लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने टाइम पीरियड समझाया था, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी समझाया, और मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया? मैंने कहा जी 2 बातें। हाँ, फ्रीक्वेंसी का एक ऑर्डिनरी लेवल पर या AS लेवल पर क्या फॉर्मूला था? F = 1/T था। फिर हमने कहा जी फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या हैं? वो हर्ट्स है। हर्ट्स में हमने मीनिंग सिखाया कि 1 हर्ट का मतलब है 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, 10 हर्ट्स का मतलब है 10 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, 100 हर्ट्स का मतलब था 100 साइकिल्स इन 1 सेकेंड।
तो हमने कहा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब क्या होगा, उतने ज़्यादा सर्कल्स ट्रेवल होते हैं इन 1 सेकेंड। तो ये कब हो सकता है सर? इसका मतलब है उसकी सर्कुलर मोशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। ये सर्कुलर मोशन की स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है सर? उसका वो v भी बहुत ज़्यादा होगा और उसका ओमेगा भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन के लिए v से ज़्यादा बेहतर किसको पाया? ओमेगा को v से ज़्यादा बेहतर है कि मैं सर्कल के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन के घूमने की जो स्पीड है उसके लिए मैं लीनियर स्पीड से ज़्यादा बेहतर है कि एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र करूं। ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा क्या कर दिया कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी। इसमें किसी को मसला है? तो मैंने वहाँ से दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी बनाई और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाकर मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी लिखें या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखें। जहाँ से भी करें 2 पाई कांस्टेंट आता है या 1/2 पाई कांस्टेंट आता है। गलत तरीके से लिखा है हारिस, मैंने 2 अलग अलग चीज़ें कराई थी, आपने दोनों को मिक्स किया हुआ है। खैर बहरहाल जो भी है, पहले मैंने एक तरफ लिखा था फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, फिर मैंने लिखा था एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक केस का कांस्टेंट 2 पाई बनता है और एक केस का कांस्टेंट 1/2 पाई बनता है। चूंकि जब हम केस उल्टा कर देंगे तो कांस्टेंट भी। खैर बहरहाल एंड स्टोरी ये थी कि ओमेगा का फार्मूला क्या है, वो 2 पाई एफ ही है। आप में से किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। मैं समझता हूँ आज के लेक्चर में मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगली टर्म क्या थी जनाब? तीसरे नंबर पे मैंने या तो आपको टाइम पीरियड पढ़ाया है एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ाई है। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है और जो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कैसे सर? दोनों ही क्या समझाते हैं? दोनों ही सर्कुलर मोशन की स्पीड सिखाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यू नो कि वो सर्कल बहुत, वो जो ऑब्जेक्ट है बहुत तेज़ी से सर्कल ट्रैवल कर रहा होगा। अगर हम कहें कि पंखे की स्पीड स्लो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्लो होगी। अगर पंखे की स्पीड ज़्यादा है तो पंखे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा है जी? एक तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर मैं स्पीड नहीं कहना चाहता, मैं स्पीड की टर्म्स इस्तेमाल में v मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं A2 में आ गया हूँ, मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ओमेगा या W ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब v का टर्म मेरे AS लेवल पे इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, v का टर्म मेरे A2 लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। है इन्वॉल्व यहाँ पे भी हो रहा है, v आ रहा है, इधर भी v का ताल्लुक है, ऐसा नहीं है कि v नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन नया चैप्टर है तो नई टर्म्स सीखनी है, तो नई टर्म्स को इंपॉर्टेंस देनी है, तो मैं किस टर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, v को या w को? सर जी मैं w को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। अब जबकि मैं w को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ तो मैं w को क्या इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि जनाब सर्कुलर मोशन में आपने सर्कल की स्पीड समझानी है, सर्कुलर मोशन की स्पीड, तो आप उसकी लीनियर स्पीड से ना समझाएं। कहाँ से समझाएं? उसकी एंगुलर स्पीड, बल्कि उसको कहें क्या, एंगुलर वेलोसिटी से समझाएं। किससे समझाएं जी? एंगुलर वेलोसिटी से समझाएं। या तो एंगुलर वेलोसिटी से समझाएं या फिर जैसे ऑर्डिनरी लेवल का बच्चा फ्रीक्वेंसी से समझाता है कि सर जी उस पंखे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? बहुत तेज़ी से घूम रहा है, 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा सर्कल्स कंप्लीट करता है। तो मैं अगर ये जुमला कहूँ कि एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर क्वांटिटीज़, तो किसी को मसला है? वैसे सिमिलर कैसे हैं सर? देखें ना, फ़र्क सिर्फ क्या दोनों में? उनमें सिर्फ 2 पाई का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? 2 पाई कोई क्वांटिटी तो नहीं है। 2 पाई क्या है? वो तो नंबर्स हैं, वो तो नंबर्स हैं भाई। अगर वो नंबर्स हैं
तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जैसे नहीं होता वो, जैसे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताएं जी कितने होते हैं? 100। एक मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों क्या होती हैं? होती तो सर जी लेंथ की यूनिटें हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। दोनों में आपस में ताल्लुक कितना होता है? कोई 100 का ताल्लुक है। तो बेटा इसी तरह भी ओमेगा और एफ क्या है? ओमेगा और एफ दो क्वांटिटीज़ है भाई। कैसी क्वांटिटीज़ हैं सर जी? एग्जैक्टली नहीं सर, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। कैसे सर? बस एक बड़ी है एक छोटी है, एक की यूनिट कुछ और है, दूसरे की यूनिट कुछ और है। अब सिर्फ 2 पाई से ज़रब दे दें फ्रीक्वेंसी को, ऑटोमेटिकली हर्ट्ज किस में शिफ्ट हो जाएगी? रेडियंस पर सेकेंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे दिमाग के मुताबिक तो जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है इसका, मैं समझता हूँ ओमेगा एंड एफ आर नॉट टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ओमेगा एंड एफ आर टू सिमिलर क्वांटिटीज। द ओनली डिफरेंस इज इन देयर यूनिट्स। एक की यूनिट आप रखते हैं हर्ट्ज, एक की यूनिट आप रखते हैं रेडियन पर सेकेंड। हालांकि दोनों क्या डिस्क्राइब करती हैं? दोनों सर्कुलर मोशन के तेज होना या सर्कुलर मोशन का स्लो होना डिस्क्राइब करती है। कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब सर्कल तेज़ी से मूव कर रहे हैं, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब सर्कल स्लो मूव हो रहा है। सिमिलरली अगर किसी का ओमेगा ज़्यादा है, 100 रेडियंस पर सेकेंड है तो तेज़ होगा, किसी का ओमेगा कम है, 50 रेडियंस पर सेकेंड है तो उसकी स्पीड कम हो रही होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई वुड लाइक कि मैं एक नोट लिखवाऊँ कि जनाब साहब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, आई थिंक आपके पास आखिरी बात ये लिखी हुई है जी, इसके बिल्कुल नीचे लिखें एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर क्वांटिटीज, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर, मैं हाँ ये बात है एग्जैक्टली द सेम नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं? सिमिलर क्वांटिटीज लिख रहा हूं। आर सिमिलर क्वांटिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स, आर सिमिलर क्वांटिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स। अगला एक जुमला लिखें, दे बोथ एक्सप्लेन, यहां है चेयर है बेटा, यहां है, यहां जाओ। दे बोथ एक्सप्लेन व्हाट? दे बोथ एक्सप्लेन द रेट ऑफ सर्कुलर मोशन। दे बोथ एक्सप्लेन द रेट ऑफ, रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब स्पीड। दे बोथ एक्सप्लेन द रेट, या ब्रैकेट में लिखिए स्पीड ऑफ क्या? ऑफ सर्कुलर मोशन। They both explain the rate या speed of circular motion. इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है? इन दोनों में सिर्फ 2 पाई का फ़र्क है, यूनिट्स का फ़र्क है। और अगर आप ए को 2 पाई से, एफ को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें यू गेट ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दें यू गेट एफ। ठीक है, तो 2 पाई इज अ नंबर, 6 पॉइंट कितना 28 ऑलमोस्ट इतना एक्स की वैल्यू है। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से 6.28 टाइम्स बड़ी क्वांटिटी है। किसी को मसला है? मत याद करें 6.28 टाइम्स को, क्या याद करें? 2 पाई टाइम्स को याद कर लें। और सिंपल बल्कि ये भी ना याद करें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, बस याद करें। किसी को मसला इस बात से? सो यू नो आई थिंक अगर मैं कहूँ कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक सवाल लिखे बल्कि, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी for an object moving in a circle, with a frequency of 1
100 हर्ट्स। सर सबूत, मुझे ज़रा FSC वाली फर्स्ट ईयर की बुक चाहिए फिज़िक्स की। जी भाई बताएं जनाब जी, क्या सीन है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ठीक है जी, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है तो उसका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 200 पाई हर्ट्स, नहीं 200 पाई रेडियन पर। तो इसका मतलब है अगर आप एक तो हर्ट्स को 2 पाई से ज़रब दें तो ज़रब देने से क्या चीज़ें चेंज होती हैं? दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक तो मीनिंग चेंज हो जाता है और दूसरा यूनिट चेंज हो जाती है। मीनिंग क्या चेंज होता है? नाउ इट विल नॉट बी फ्रीक्वेंसी, इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। नाउ द यूनिट विल नॉट बी हर्ट्स, द यूनिट विल बी रेडियंस पर सेकेंड। तो असल में फ़र्क बेटा ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में नहीं है, असल में फ़र्क रेडियन पर सेकेंड और हर्ट्स में है कि 1 हर्ट्स इज एक्चुअली क्या? 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। बुनियादी तौर पर जिसको आप कहते हैं ना 1 हर्ट्स क्या होता है, आपने लिखा है कल परसों कहीं, जरा पिछले पेज बनाए, आपने वहां 1 हर्ट्स के सामने क्या लिखा हुआ है? 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड या 1 रोटेशन पर सेकेंड या 1 सर्कल पर सेकेंड। तो बेटा उसी तरह 1 सर्कल पर सेकेंड के सामने लिखा ना 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या लिखे हैं जी? बल्कि एक काम करें, जिस पेज पर अभी हैं उस पेज के हेडर पे जाएं, वापस आएं जी, जिस पेज पर मौजूद हो उस पेज के हेडर पे जाओ, उस पेज के हेडर पे जाते हो या उधर लिख दो, और अगर हेडर पे पहले से डेफिनेशन लिख चुके हो तो जो मैंने नोट लिखवाया था सिमिलर क्वांटिटीज़ वाला उसकी साइड पे चले जाओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक नोट लिखा है, कौन सा? कि एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर क्वांटिटीज़। क्यों जी? विद डिफरेंट यूनिट्स। आगे क्या लिखा आपने? बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट द क्या जी? रेट ऑफ सर्कुलर मोशन। खैर बार या उधर लिखो या पेज के हेडर पे जहाँ भी लिखते हो, ढूंढो भाई जगह, लिखना मुझे क्या है? 1 हर्ट्स का मतलब ऑर्डिनरी लेवल वाले बच्चे को क्या पता है? ओ लेवल का बच्चा कहता है इसका मतलब है 1 सर्कल पर सेकेंड। एडवांस लेवल का बच्चा क्या कहता है? वो कहता है सर जी ओ लेवल में तो हम कहते थे 1 सर्कल इन 1 सेकेंड, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ हम कहेंगे 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। जी तो भाई 1 हर्ट्स का सिंपल मीनिंग 1 सर्कल पर सेकेंड है, ऑर्डिनरी मीनिंग वो है, और एडवांस मीनिंग क्या है? एडवांस मीनिंग है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो है तो उधर भी पर सेकेंड है, उधर भी पर सेकेंड, इधर है 1 सर्कल, उधर है क्या? 2 पाई रेडियन। तो 1 सर्कल और 2 पाई रेडियन एक ही चीज़ होती है। किसको मसला इस बात से? ओके अगर मैं कहूँ जी व्हाट इज मेंट बाय 100 हर्ट्स, बल्कि वो तो भी सवाल है हमारा। वैसे 100 हर्ट्स का मतलब क्या है? वैसे उसका मतलब है 100 सर्कल्स बीइंग कवर्ड इन 1 सेकेंड। अभी का मीनिंग क्या आएगा? इट मीन्स 2 पाई इंटू 100 कितने हो गए? 200 पाई रेडियंस पर सेकेंड। खैर बहरहाल ये तो अब डायरेक्ट आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर सवाल सॉल्व करें। सवाल में जाएं, सवाल क्या लिखा हुआ था? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो उसके लिए आप पहले फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला रखें ओमेगा इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी हो सकता है, आपने देख लिया पेज के हेडर पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट कन्वर्जन की है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखें। और क्या फार्मूला है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ का फार्मूला है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, 2 is 2 पाई इज पाई, व्हाट इज एफ? एफ इज 100, तो द आंसर इज क्या? 200 पाई। नाउ द यूनिट्स आर क्या? नाउ द यूनिट्स आर रेडियन पर सेकेंड। जी भाई किसी को अगर इस बात में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दें। तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग, पहली टर्म थी हमारी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी नहीं, पहली क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी। तीसरी क्या थी? टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। मैंने उनको तीसरी चौथी क्यों नहीं कहा? वो भी ऑलमोस्ट आपस में, टाइम पीरियड को उल्टा करो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को उल्टा करो टाइम पीरियड, तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ थी। लेकिन वो बिल्कुल ऑर्डिनरी मीनिंग है कि आप f इज इक्वल टू 1/t पढ़ें या t इज इक्वल टू 1/f पढ़ें, वो बहुत ऑर्डिनरी टर्म्स हैं। लेकिन मैंने सिखाया क्यों? मेरे दिमाग में सीक्वेंस था, मैं पहले सिखाऊंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर सिखाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर सिखाऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन मैंने वो उससे पहले ये फ्रीक्वेंसी क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया?
इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया कि ओमेगा का एफ के साथ एक रिलेशन था। वो ओमेगा का एफ के साथ क्या रिलेशन था आपके सामने है। ओमेगा का एफ के साथ जो रिलेशन है वो क्या है जी, 2 पाई एफ वाला रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? इट इज 2 पाई एफ का रिलेशन है। और मैं उस रिलेशनशिप को समझा चुका हूँ। आप में से अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन प्लीज़? हाँ जी, नो? तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी को हम या तो अगर आप बाय डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी शुड बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर कहते हैं नहीं नहीं सर, एंगुलर वेलोसिटी शुड बी डिफाइंड एज अ सिमिलर क्वांटिटी टू दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद ओनली अ स्लाइड चेंज इन क्या, इन द यूनिट। ठीक है, अब डेफिनेशन पेपर में आएगी तो ये लिखेंगे। मीनिंग ओमेगा का क्या निकालें? मीनिंग ये वाला निकाल लें कि सर जी उसका मीनिंग क्या है। वो जैसे एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होता है उसी तरह डब्ल्यू फॉर ओमेगा होता है। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी ने समझाना है कितनी तेज़ है सर्कुलर मोशन, तो डब्ल्यू फॉर ओमेगा ने भी क्या समझाना है कितना तेज़ है सर्कुलर मोशन। दिमाग का मीनिंग यहाँ से निकलना चाहिए। जो दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे फॉर ओमेगा कि जहाँ कहीं पे भी ओमेगा की वैल्यू लिखी होगी, जितनी ज़्यादा लिखी होगी क्या मीनिंग होना चाहिए? क्या मीनिंग होना चाहिए? उतना तेज़ है सर्कुलर मोशन। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें किसी की फ्रीक्वेंसी है जी 20,000 हर्ट्स, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, क्या मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? ये क्या चीज़ तेज़ है? ये वैसे मैंने 20,000 हर्ट्स कौन सा टर्म इस्तेमाल किया? हमारे जो इंसानों का वो क्या होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, 20,000 से लेकर 20 किलो थाउजेंड तक होती है शायद, तो 20,000 हर्ट्स तक होती है। तो 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी ना। क्या ज़्यादा है? साउंड का क्या ज़्यादा है उस वक्त? कौन सी स्पीड? वो तो उधर की तो टर्म्स ही अभी तक स्टार्ट नहीं की। साउंड इज़ अ वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशंस वाली टर्म्स तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। ऑसिलेटरी मोशन मेरा अगला चैप्टर है, ठीक है ना। वेव मोशन तो मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है, तो वेव वाला मीनिंग दे दो। व्हाट इज नंबर 20,000 हर्ट्स इन द केस ऑफ साउंड? 20,000 वेव्स बीइंग ट्रेवल्ड इन, एक सेकंड में 20,000 वेव्स ट्रेवल हों तो हम क्या कहते हैं? 20,000 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी है। थोड़ी है, ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है सर? एक सेकंड में बहुत ज़्यादा वेव्स हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वेव्स कैसे होती हैं? वेव्स होती क्या हैं सर? अगर वो मैकेनिकल है तो कोई पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करती होंगी। कैसे वाइब्रेट करेंगी? हाँ सर जी, 20,000 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। क्या ये थोड़ी हैं सर? ये भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं भी वाइब्रेशंस वाले टॉपिक में या वेव्स वाले टॉपिक में नहीं जाना चाहता। मैं सर्कल्स वाले टॉपिक में ही रहना चाहता हूँ। और सर्कल्स वाले टॉपिक में ही अगर रहूँ तो क्या कॉन्सेप्ट है सर जी? सर्कल वाले टॉपिक का तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया कि जितनी फ्रीक्वेंसी मतलब उतने सर्कल्स इन 1 सेकेंड। लेकिन उन सर्कल्स की जगह अगर मुझे एक सर्कल का एंगल लिखना पड़ जाए दैट इज 2 पाई रेडियन, तो फिर मैं कहूँगा जी 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सर्कल पर सेकेंड। नो नहीं है, ये भी है, बट आगे क्या? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। 100 हर्ट्ज इज इक्वल टू 100 सर्कल्स पर सेकेंड। यस, और क्या? 100 सर्कल्स इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो आसान है जी। फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फार्मूला अपना बना लिया है। क्या नाम है उसका? 2 पाई एफ। किसी को मसला है भाई? मैं एक ही बात को 15 दफ़ा घसीट चुका हूँ सिर्फ इस खातिर कि नए फार्मूले हैं, ये दिल दिमाग में क्या हो जाएं, ये दिल दिमाग में बैठते रहें। एक ही बात को बार बार रिपीट करने का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, समझाने वाला काम मैं कर चुका हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। मेरी सिर्फ आदत इसलिए मजबूर हूँ इस आदत से कि एक ही जुमले को इतनी दफ़ा बोलूँ कि वो सुनने वाले के दिल और दिमाग में जज्ब हो जाए। चूँकि मुझे जो सुनने वाले मिलते हैं वो निकम्मे होते हैं। वो घर जाके रिवाइज़ नहीं करना चाहते, वो अपनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो मेरी मेहनत पे ही चलना चाहते हैं। हाँ, तो मेरी मेहनत से तो सिर्फ पास ही होंगे भाई। अपनी मेहनत करेंगे तो कोई अच्छी ए और ए स्टार वाला ग्रेड मिलेगा। ठीक है, अगर आपने याद खुद नहीं करना तो मैं 50 दफ़ा भी बोल दूँ, आपने अगर याद ना किया या आपने अगर उसको समझने की कोशिश ना की तो मैं 1 दफ़ा बोलूँ या 5,000 दफ़ा बोलूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता आपका ये ग्रेड जो है। ठीक है,
वो आप कितनी दफ़ा उसमें एफर्ट लगाते हैं, आप क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल वापस आते हैं जनाब। आई होप आप ये सवाल कर चुके होंगे, ठीक है। सो इस फार्मूले की मीनिंग भी समझ आ गई है और इस फार्मूले को रटा भी लगा लीजिए, इसका इस्तेमाल भी आपने एक दफ़ा न्यूमेरिकल में कर दिया है और बस दैट्स इट। मैं यहाँ से आगे चलना चाहता हूँ, ठीक है भाई। किसी के पास कोई सवाल है? एनीवन? सो यू नो अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? वो जनाब साहब, अगर मैंने पहली टर्म समझाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगली टर्म समझाई है एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होना चाहिए अगली, इससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगली टर्म क्या होनी चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। या उससे भी अगला क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए ना? होना तो चाहिए, लेकिन हमारे A2 में है नहीं, ठीक है। कहाँ है? FSC में है। एंट्री टेस्ट के लिए वो दो चीज़ें हैं, तो या मैं सोच रहा हूँ कि लिखवाऊँ या मैं सोच रहा हूँ कि ना लिखवाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं लिखवाऊँगा। लिखवाने के बाद क्या करूँगा? एंड पे लिख भी दूंगा जी FSC। तो आपने उसको हज़म करना है कि नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी है। आप में से जिसने पाकिस्तान का टेस्ट देना है, जिसने नहीं देना है, वो उस हिसाब से उसके साथ चल जाएगा। मैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिखवाऊँगा जी। लिखें ज़रा। थर्ड या जो भी अगली टर्म बनती है प्लीज़ लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, प्लीज़ टेल मी कैसे डिफाइन होना चाहिए उसको? हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखें जी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity. It is defined as the rate of change of angular velocity. ब्रैकेट में लिख दीजिए with respect to क्या? with respect to time. So मेरा जो आज का लेक्चर है उसमें जो आपकी तीसरी या चौथी टर्म बनती है वो क्या है जी? नंबर ऑफ द टर्म अपने हिसाब से लगा लें। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया आपने? डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसमें किसी को मसला है भाई? अच्छा, अगर इसमें किसी को मसला नहीं है तो हम कहते हैं डिफाइन कैसे किया जी? चेंज ऑफ, चेंज इन व्हाट? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ऊपर से रेट लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करें? डिवाइड बाय टाइम कर दें। ओके, डन हो गया। मुझे एक बात बताएं यार, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस, नहीं चेंज के लिए मैं वो नहीं कर रहा, डेल्टा ओमेगा ओवर टी फॉर टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वो छोटा ओमेगा बड़ा ओमेगा क्या करेंगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल होगा? इनिशियल एंगल वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल होगा? U तो हो गया सीधा वाला इनिशियल, V भी सीधा वाला फाइनल, W क्या हो गया? एंगुलर वाला वेलोसिटी। अब यहाँ से U भी W के बाद तो X आ जाएगा। हाँ, या तो WI/WF करेंगे, लेकिन WI/WF करना हमारे A लेवल का स्टाइल नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं। डेल्टा W काफ़ी है भाई, ठीक है। एक नया मसला है, उधर क्या लिखा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। उस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या सिंबल निकालें? हैं जी, सादी एक्सेलरेशन के लिए क्या था? A। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करें? अल्फ़ा का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जैसे नहीं यहाँ पे थीटा इस्तेमाल किया ना, है जी, थीटा इस्तेमाल किया है, वहाँ पर इसके लिए क्या करें जी? अल्फ़ा का सिंबल इस्तेमाल करें। अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा W पर यूनिट टाइम, डेल्टा W पर यूनिट टाइम। वैसे मुझे एक बात बता दें कि आपको इसका फॉर्मूला देखकर क्या यूनिट्स फील होती हैं? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर स्क्वायर्ड सेकेंड, रेडियन पर स्क्वायर्ड सेकेंड। अच्छा जी, यहां तक किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करो भाई। एनीवन? नो? ओके। अब मेरी बात आपने सुननी है, ज़रा एक बात लिखना छोड़िए, सुनने पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सुनने पर ध्यान किधर दें? यू नो सर, ज़रा पंखा ऑन करेंगे? 5 more minutes।
एक बटन ऑन कर दें बस, कोई भी। कौन सा वाला ऑन हुआ है? सारे ऑन करें। देखें सबके सब पंखे को देख भाई, जो भी पंखा आपकी करीब है उस पंखे को देखना है सबने। जब भी पंखे बस ऑन, सर सारे ऑन कर दें, थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएंगे, बस 2 मिनट रुकिए, कहीं से ऑन होंगे भी इनके। मैं तो उस वाले को देखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, हाँ जी, कौन सा स्टार्ट हो गया है? वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आपने पहले मूवमेंट को देखना था उनकी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। गड़ करते करते एकदम क्या हुआ है? अच्छा, आफ्टर आई थिंक 2 or 3 seconds they will all reach what? They will all reach their final angular velocity. Now the angular velocities are क्या? Now they are all constant. ठीक है, बट जब पहले बटन ऑन किया था आपने तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 0। और जब आपने ऑन किया, जब उसको बिजली मिली तो उसने क्या करना स्टार्ट किया? एकदम से जब घूमना स्टार्ट किया तो पहले 1-2 लम्हों में वो क्या हो रहा था? अपनी एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। अगले 2-3 लम्हों बाद अपनी किस वेलोसिटी तक पहुंच गया? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया तो उसके बाद क्या हो गया? अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो अब 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि जब स्टार्ट हुआ था तो पहले 2 लम्हों में क्या हुआ? ठीक है, पहले 2 लम्हों में एंगुलर एक्सेलरेशन हुई है कि पहले एंगुलर वेलोसिटी थी 0 और आफ्टर 2 or 3 seconds एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। उन 2-3 लम्हों के बाद क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अब एक मसला है, एफएससी वाला कहता है मैं इन दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करूंगा। ए लेवल वाला क्या कहता है? ए लेवल वाला कहता है भाई आप शुरू वाली सिचुएशन को डिस्कस ना करें, आप सिर्फ किसको डिस्कस करें? जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, बस ये पढ़ें। क्यों? कहता मैंने पंखा थोड़ी पढ़ाना है। मैंने क्या पढ़ाना है? मैंने तो ज़मीन को घूमते हुए सिखाना है सूरज के इर्द गिर्द। तो क्या मैं वो वाला मूवमेंट सिखाऊं जब ज़मीन क्रिएट हो रही थी तो ज़मीन को धक्का दिया गया तो ज़मीन 0 से मैक्सिमम तक पहुंची? कहता नहीं भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है कैसे हुआ है। अगर कोई बिग बैंग हुआ भी है तो हमें उसका ये इनिशियल प्रोसीजर अभी समझ ही नहीं है कि कैसे होगा। कहता बस आप, हाँ ज़मीन घूम रही है ना, तो किस वेलोसिटी से घूम रही है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। कहता भाईजान आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो भाई वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, आपको उसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस भी सर्कुलर मोशन को पढ़ना है, आप उस सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ेंगे? आपके सिलेबस में जितनी भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उन सब में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इवन लीनियर स्पीड भी क्या है? वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब क्या बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक नोट ये लिखवाना चाहूँगा कि जनाब साहब ये जो देखें इन ए लेवल सिलेबस the angular velocity is constant. In A level syllabus the angular velocity is constant in all the examples. In all the examples to be studied. In all the examples to be studied. Angular velocity is constant in all the examples to be studied. ठीक है, इसलिए that's why angular acceleration is out of our syllabus. एंगुलर क्या
एंगुलर एक्सेलरेशन इज आउट ऑफ आवर सिलेबस. However, मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन को तो आउट ऑफ द सिलेबस कर दिया है. आगे लिखें, however, there is a new acceleration, there is a new different acceleration that is in A level syllabus. However, there is a new different acceleration in the syllabus. There is a new different acceleration in the syllabus. I dot E कौन सी वाली? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. लिखें जनाब जी, हमारा जो सिलेबस है उसमें ये एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं है, बल्कि कौन सी वाली है जनाब? हमारे पास जो क्वांटिटी है वो पढ़नी है कौन सी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जी भाई, ये हमारा A2 का टर्म है जी. व्हाट इज़ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इसके लिए हम देखेंगे कि मैंने इसको कैसे समझाना है और कैसे नहीं समझाना. एक काम सुनिए, मुझे लगता है कि आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, ये लफ्ज़ ओ लेवल में सुना हुआ है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं सुना तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सुना होगा. क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? प्लीज़ रेज योर हैंड. लास्ट मिनट. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स जी? Doing what? Doing circular motion. जी. Force preventing the object from moving out of the circle. ठीक है जी. क्या नहीं साहब? Force required to keep an object moving in a circle, and the force is directed किधर? Towards the center of the circle. खैर ये एक फटा है. Force की डायरेक्शन किधर होगी? देखेंगे, इस फटे को हल करेंगे. अभी फिलहाल क्या लिखे? लिखिए जी. It is defined as the acceleration produced It is defined as the acceleration produced whenever an object is moving in a circular path. Whenever an object is moving in a circular path, and it is always directed towards the center of the circle. And it is always directed towards the center of the circle. And it is always directed towards the center of the circle. असल में ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कौन सा? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर. क्या मतलब है सेंट्रीपिटल का भाई? ये जो लफ्ज़ है ना सेंट्रीपिटल, इसका मीनिंग ही क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो मुझे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में लाजमी लिखना है क्या? इट इज एन एक्सेलरेशन दैट इज टुवर्ड्स क्या? दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड प्रोड्यूस क्यू. ये प्रोड्यूस व्हेन, ये प्रोड्यूस वाई. ये तो पूरा एक टॉपिक है. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है? कोई एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होती है, और वो किस तरफ होती है, किस तरफ नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर होती है. क्या उसका फार्मूला होता है, क्या उसकी कॉन्सेप्ट होती है, क्या उसकी डिटेल होती है, ये हमारा अच्छा खासा लंबा टॉपिक होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. आज हमने क्या डिस्कस किया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन टर्म मौजूद है दुनिया में, हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारा सिलेबस किसके मथे लगेगा? हमारा सिलेबस मथे लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के. तो लगेंगे जनाब, नेक्स्ट लेक्चर में मथे लगेंगे. आप में से जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो प्लीज़ लीव माई क्लास. बाकी जो दूसरे केमिस्ट्री वाले हैं वो बैठ रहे हैं.